नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी का सारांश लेकर आई हूँ। पहले हम थोड़ा सा परिचय उषा प्रेमवदा जी के बारे में कर लेते हैं। उषा प्रेमवदा जानी पहचानी एक प्रवासी साहित्यकार हैं, जिन्होंने कहानी, उपन्यासों के माध्यम से हमारे समाज को काफ़ी संदेश दिया है। उनका जन्म 1931 में कानपुर ज़िले में हुआ। शुरू की शिक्षा लेने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से लेने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज में थोड़े समय तक अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वो एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका चली गई। बाकी उन्होंने वहाँ पर अपनी आगे की डीलिट की उपाधि ली और वहीं सेट हो गई। तो उनकी एक कहानी है वापसी, बहुत ही प्रचलित है, आप सबने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। तो वापसी कहानी की शुरुआत गजाधर बाबू से होती है। गजाधर बाबू जो रेलवे में कार्यरत हैं, उसमें जॉब करते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो वो अपने घर आ रहे होते हैं। तो वो बहुत कुछ विचार उनके दिमाग में चल रहे होते हैं कि वो पूरे जीवन अपने परिवार से अलग रहे। कुछ समय जाते थे वहाँ पर, बच्चों के हंसना खेलना, पत्नी की बहुत सारी बातें उन्हें याद आती थीं, तो उन सब बातों को याद कर रहे थे। इधर गणेशी जो उनका नौकर है, वो उनका सामान पैक कर रहा होता है और थोड़ा उदास भी होता है। गजाधर बाबू भी थोड़ा सा उदास होते हैं कि मैं इतना 35 वर्षीय उन्होंने सेवा काल का रहा उनका। तो उसके बाद में वो उसको कहते हैं अपनी बेटी की शादी कर देना, जल्दी करना, जो व्यावहारिक बातें होती हैं अपने नौकर के साथ सहानुभूतिपूर्वक वो करते हैं। उसके बाद वो अपने घर आते हैं। अब घर आने का दृश्य, उसका वृतांत सुनिए। घर आते हैं तो उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़े बेटे अमर का विवाह हो चुका होता है। तो घर पहुंचते हैं तो उनका जो छोटा बेटा है नरेंद्र, वो कुछ फिल्मी स्टाइल कुछ सुना रहा होता है और बेटी बहू सब हंसी से लोटपोट होते, किसी का ध्यान नहीं होता कि गजरा बाबू जी आ गए हैं। वो आते हैं, फिर उन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं, रुक जाते हैं, हंसी वहीं के वहीं बंद हो जाती है और थोड़ा सा ध्यान गजरा बाबू की तरफ भी आ जाता है। उसके बाद में गजाधर बाबू रहने लग जाते हैं। सब बड़े बच्चे हो चुके हैं और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। गजाधर बाबू थोड़ा सा चाहते थे कि सब उनकी तरफ थोड़ा अटेंशन पाएँ, उनकी तरफ ध्यान दें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का ध्यान भी उनकी तरफ नहीं होता है। वो भी अपने व्यस्त होती हैं, पूरी ज़िंदगी वो भाई बच्चों को लालन पालन में बड़ा करती हैं, तो उनका ध्यान वही हो जाता है। गजाधर बाबू रिटायर हो चुके हैं, थोड़ा सा पैसों का भी अभाव है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई थोड़ा सा पैसे को, मतलब तंगी का समय है, थोड़ा हाथ खींच के चलाओ। पत्नी जवाब देती है, मैं किसका पेट काटूं, किसका पेट काटूं मैं? पूरी ज़िंदगी हिसाब करते हुए इसको देना, इसको लेना, इसको काट छाट करते करते मैं बूढ़ी हो गई। अब मेरे से ऐसा कुछ नहीं होता है। गजदार बाबू थोड़े से चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ सहानुभूति दिखाएगी, उनकी इस बात को समझेगी और कुछ सलाह मशवरा करेगी कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गजाधर बाबू चुपचाप रहते हैं। एक दिन बेटी को टोक देते हैं, वो देर रात सहेलियों के पास जाती है, तो क्यों जा रही है, उसको भी बुरा लग जाता है कि मुझे बाबूजी ने क्यों टोक दिया। गजाधर बाबू एक बैठक में अपना टाइम व्यतीत करते थे। एक दिन उन्हें सुनने में आता है कि उनका बड़ा बेटा अमर अलग होना चाहता है। कारण पूछा गया तो बताया गया कि उनकी पत्नी को बहुत दिक्कत है, वो बैठक में नहीं आ पाती हैं, बैठ नहीं पाती हैं, उनकी सहेलियां, अमर के दोस्त नहीं आ पाते हैं, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, हर चीज़ पर पाबंदियां हो गई हैं, रोक टोक हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, गजाधर बाबू की गैर हाजिरी में अमर जो घर का मुखिया बना था, उसका वो पद भी छिन गया है।
वो भी चला गया क्योंकि अब गजाधर बाबू आ गए, सब लोग उनकी वो घर के मुखिया हो गए हैं। ये बातें चल ही रही होती हैं। गजाधर बाबू कहते हैं थोड़ा धीरज रखें, तो एक दिन वो बाहर से टहल कर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो चारपाई है वो बैठक से हट के उनकी पत्नी जिस कमरे में रहती थी उसमें लगा दी गई है, जिसमें अचार के डब्बे हैं, चीनी के डब्बे हैं, मतलब स्टोर रूम। रज़ाइयाँ रखी हैं, पुरानी चादरें रखी हैं, उनके बीच में एक चारपाई उनकी पत्नी की है, साथ में गजाधर बाबू की लगा दी जाती है। अब गजाधर बाबू सोचते हैं कि मेरा चुप रहना ही ठीक है, मैं अब किसी के मामले में नहीं बोलूँगा, कोई पैसा मांगेगा उतना मैं दे दूँगा, बेटी देर रात आएगी मैं उसके बीच में भी नहीं बोलूँगा। तो उनकी पत्नी हाँ में हाँ मिला के बोल देती है कि हाँ आपको चुप ही रहना चाहिए, आप बेवजह दूसरों में बीच में मत बोलिए, माहौल भी ख़राब होता है। धीरे 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 गजाधर बाबू को समझ में आता है कि मैं परिवार के लिए केवल धनोपार्जन का एक साधन हूँ और मेरी इसमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साथ में मिलने जुलने वाले एक चीनी मिल में जो काम करते थे उसी गांव में, उन लोगों से वो मिलते हैं और आके एक दिन पत्नी को कहते हैं मैं चीनी मिल में नौकरी करने जा रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। उनकी पत्नी भी कुछ नहीं कहती हैं, वो कहते हैं मैं घर में पड़ा पड़ा करता ही क्या रहता हूँ, इससे अच्छा 4 पैसे आ जाएंगे, मैं अपना कमाने चले जाता हूँ। पत्नी हाँ में सर हिला देती है, कोई घर में बाकी सदस्य भी उनकी सहमति दिखा देते हैं। गजाधर बाबू थोड़ा सा कहते हैं पत्नी को हम बहुत समय अकेले रह लिए, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पत्नी कहती है नहीं, अब मैं कैसे जाऊँगी, परिवार देखना है, बेटी बड़ी हो गई है उसको भी देखना है, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। गजाधर बाबू मुस्कुरा के कहते हैं मैं तो बस यूँ ही ऐसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं। और वो चले जाते हैं। दूसरे दिन उनका छोटा बेटा नरेंद्र रिक्शा ले आता है, उनका वही बकस उस पर रख दिया जाता है, पत्नी उनकी लड्डू बना देती है और वो सारा सामान लेकर के एक बार पीछे मुड़ के अपने परिवार को देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते। ये थी आपकी पूरी कहानी वापसी। वापसी नाम इसलिए रखा गया कि वो अपने कार्य को 35 वर्षीय नौकरी करने के बाद वो अपने घर लौटते हैं, लेकिन वापस उनको फिर दोबारा नौकरी पर जाना पड़ता है। इसलिए इस कहानी को उन्होंने उषा प्रेमवदा जी ने वापसी नाम दिया। कहानी का नाम वापसी इसीलिए दिया गया क्योंकि वापस वो कार्य करने ही चले जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। ये कहानी का सारांश है। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी है आप हमें लिखिएगा।